नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बांसवाड़ा के गांगड़ तलाई पहुंचे हैं। तो गांगड़ तलाई में सीएम अशोक गहलोत ने किसान सभा को संबोधित किया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी सीएम के साथ रहे मौजूद। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बांसवाड़ा के गांगड़ तलाई पहुंचे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस वक्त बांसवाड़ा के गांगड़ तलाई में मौजूद हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी सीएम के साथ रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में डांगरी में आतंकियों के दहशत को खत्म करने की जिम्मेदारी अब खुद गांव वालों ने अपने कंधों पर उठा ली है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए गांव की महिला और पुरुष हाथों में हथियार लिए अपने गांव की रक्षा के लिए तैनात हैं। वो गांव वालों की तरफ से आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डांगरी में पिछले 2 दिन पहले आतंकियों के घरों में घुसकर 6 लोगों ने हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही गांव वाले आतंकियों के खात्मे की लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दें कि ये तमाम ग्रामीण बीडीसी के सदस्य हैं, जिन्होंने 90 के दशक में भी आतंकियों को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बीच न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर गांव वालों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। मिलिटेंटों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमें यहाँ अपने बच्चों को और अपने गांव परिवार को और पूरे इस इलाका को बचाने के लिए हमें दिन रात सुरक्षित और तैयार रहना पड़ता है। जो डांगरी का ये खतरा बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए हमने अपने अपने इलाके को सर्च और कार्डन का ऑपरेशन चलाते हुए अपने गांव की सेफ्टी के लिए कोड वार्ड रखे हुए हैं। और अपने ये जो वीडीसी जो मेंबर हैं, इनको हम तलाह करते हैं, कोड वार्ड के जरिए तलाह करते हैं और हम अपने डेली नाइट और डे ऑपरेशन सर्च और कार्डन का ऑपरेशन शुरू करते हैं। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि डांगरी का ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद सब अलर्ट हो गए हैं। और हमारी जो ये बीडीसी की ये जो पलटन है, ये भी उस मसले को लेके बहुत ही अलर्ट है, क्योंकि हमें अपनी परवाह नहीं है, हमने बाकियों की रक्षा करनी है, हमने अपने गांव को बचाना है। हम चारों तरफ घना जंगल है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेंबर्स यहाँ पर देखिए किस प्रकार से स्थानीय लोग यहाँ पर तैनात हैं अपने गांव की सुरक्षा के लिए। सर, 15 दिनों में 2 आतंकी हमले, कितना खौफ है? बहुत ज़्यादा खौफ है जनाब। जो जांगरी में वारदात हुई है उसके बाद में हम बीडीसी वाले सब एक्शन में हैं और अलर्ट हो चुके हैं और हम अपने सर्च ऑपरेशन वगैरह कंटिन्यू चला रहे हैं, क्योंकि हालात को देखते हुए हालात इतने नाजुक हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। बीडीसी के मेंबर्स की अगर बात की जाए तो रात हो दिन हो आप लोग यहाँ पर तैनात हैं अपने गांव की रक्षा के लिए, तो किस तरह से आप यहाँ पर मैनेज करते हैं? हम आपस में कोड वर्ड रखे हुए हैं और उसके मुताबिक हम एक दूसरे को मैसेज देते हैं और अपना गांव की सेफ्टी के लिए हम सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चलाते हैं। महिलाएं भी यहाँ पर तैनात हैं? बिल्कुल, महिलाएं भी अपना टाइम उनको दिया जाता है, उनके मुताबिक वो टाइम एडजस्ट करके वो उस हिसाब से वो भी ऑपरेशन में हिस्सा लेती हैं, बराबर वो भी काम कर रही हैं। तो सरकार की तरफ से आपको कितना सहयोग मिलता है? सर, सरकार की तरफ से हमारी प्रशासन से ये अपील है कि जो हमारे पास 303 वेपन है, इसका अम्युनिशन हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर फायर हो जाता है तो फिर उसके बाद में थोड़ा अम्युनिशन होता है, कम अम्युनिशन होता है, जो यहाँ पर मैं बता नहीं सकता हालात को देखते हुए, क्योंकि अम्युनिशन हमको जो 303 का ये मिलना चाहिए। और वेपन के मेंटेनेंस के लिए भी हमारे पास जो प्रशासन एसएसपी रजौरी साहब से अपील है कि वो हमें इसके ऊपर देखभाल की जाए, करने के लिए कुछ इसका सामान दिया जाए जो इसका मेंटेनेंस कर सके और 303 का अम्युनिशन जो है दिया जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि चारों तरफ देख पा रहे हैं कि घना जंगल है, इस बीच में पेट्रोलिंग करना कितना मुश्किल रहता है? तो थोड़े हालात थी नहीं, बैठ जाओ, टिक पोस्ट। हाँ सर, यहाँ पर किसी वक्त भी कोई भी हादसा हो सकता है, इस चीज़ का कुछ पता नहीं है, क्योंकि जंगल का एरिया है और पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को कदम कदम पर एक एक कदम फूंक करके रखना पड़ता है और होशियार होकर के चलना पड़ता है। 15 दिनों में 2 आतंकी हमले, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सर, हम असुरक्षित ही हैं, सुरक्षित तो है नहीं है। यहाँ पर कुछ पता नहीं है किस समय कोई वारदात हो सके, कहाँ पर कोई वारदात हो जाए, इस चीज़ का कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हमने अपने गाँव को, अपने इलाके को सेफ रखने के लिए हम अलर्ट हैं।
तो मैं आपको बता दूं, ये बहादुर सेना लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर पाकिस्तान से भेजे हुए जो आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले को लेकर एसएसपी मोहम्मद असलम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजौरी में जिन आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आतंकियों के खात्मे के लिए वीडीसी को भी मजबूत किया जा रहा है और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पूरा यकीन है कि जल्दी से जल्दी इनको हम न्यूट्रलाइज करने में कामयाब होंगे। जो लोगों का नो डाउट जो है एक पैनिक लोगों में थोड़ा फैला हुआ है, उसको रेस्टोर करने के लिए हम तमाम जो बीडीसीज हैं उनको जो है वो उनका असला अम्यूनिशन, उनका वेपन वगैरह चेक करा के उनको जो है बाकी फायरिंग प्रैक्टिस भी दे रहे हैं और गांव-गांव जाके हमारी टीमें जो है उनको ठीक कर रही है। थाना लेवल पे ये काम हो रहा है और वेपन जहाँ कहीं अगर कमी है उसको स्ट्रेंथन भी किया जा रहा है कि कहीं अगर किसी बीडीसी में वेपन की कमी है, अगर वो वेपन डैमेज्ड है, चल नहीं सकता, इनफेक्टिव है, तो वो जो है नॉन फंक्शनल वेपन्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरा जो है इसके अलावा हमारे पास एडिशनल फोर्सेस भी कुछ आए हैं सीआरपीएफ वगैरह के, उनको जो है वो हमने गांव जो है सेंसिटिव गांव जहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं गाँव जाके उनको जो है वो मामला को एड्रेस करेंगे और जो है ये जो चीज़ें बताई गई। दिल्ली में मेयर पद का चुनाव टल गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हुए हंगामे के बाद सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज मेयर पद के लिए 11 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले सदन में आप पार्षद ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल दिल्ली में मेयर पद का चुनाव टल गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हुए हंगामे के बाद सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज मेयर पद के लिए 11 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आप पार्षदों के साथ बीजेपी पार्षदों की हाथापाई भी हुई। दोनों पार्टियों के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि सदन में कुर्सियां भी चली। कुछ पार्षद टेबल पर भी चढ़ गए। आम आदमी पार्टी के पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने का विरोध कर रहे थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी द्वारा मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर आपत्ति जताई। उधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। दरअसल दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज यानी कि 6 जनवरी को होना था। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी नेता सत्या शर्मा को सदन का प्रोटेम स्पीकर बनाया। उपराज्यपाल के इस फैसले के आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और फिर देखते ही देखते इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी खींचतान शुरू हो गई। एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। बीते साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में हारने के बावजूद बीजेपी ने दावा किया कि मेयर पद पर उसका ही कब्जा होगा। आम आदमी पार्टी ने एलजी के सक्सेना पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोटेम स्पीकर को नामांकित करने का आरोप भी लगाया। मेयर चुनाव से पहले एमसीडी में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर झड़प हुई। नारेबाजी और धक्का मुक्की से लेकर बात हाथापाई तक पहुंच गई। शपथ लेने के बाद पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले एलजी की ओर से मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने की बात कही तो अचानक माहौल ही बिगड़ गया। भारी हंगामे के बीच कार्यवाही को करीब 1 घंटे के लिए स्थगित भी करना पड़ा। एक सदस्य ने शपथ ली ही थी कि आप सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पार्षद पीठासीन अधिकारी के पास पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। जवाब में बीजेपी के पार्षदों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षद बेंचों पर खड़े हो गए, धक्का मुक्की करने लगे। गौरतलब है कि एलजी ने 10 पार्षदों को मनोनीत किया। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की, प्रक्रिया को गैर संवैधानिक करार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलजी को खत लिखा और नाराजगी जाहिर की। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी बेईमानी करके एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है। पूरी दिल्ली बीजेपी एलजी की गुंडागर्दी देख रही है। बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा कि ये बात आप खुल के दिल्ली वालों को बताएं
कि नॉमिनेटेड काउंसलर कभी भी सदन के अंदर वोट नहीं डालते। मेयर के इलेक्शन हो, डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो या हाउस से जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हों, इसके अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर्स के वोट वर्जित हैं, प्रतिबंधित हैं, ये नहीं हो सकता। अब बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है, हम ये बेईमानी नहीं होने देंगे। एक महोदय मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या आप डर गए? मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गया, वो 11 और ले आए। कह रहे नहीं हमारे तो 22 आएंगे। और कमेंटेटर कहे क्यों जी, क्या इंडिया डर गया? हम कह रहे भाई ये क्या बात हुई, जो नियम होगा वो नियम से ही तो चलेगा। ये तो फिर 11 और आउट हो जाएंगे, कहेंगे 11 और आ गए, हम हमारे 33 लड़ेंगे। फिर वो कहेंगे क्या इंडिया डर गया पाकिस्तान से? तो बेईमानी से तो हर आदमी डरता है, कौन नहीं डरेगा बेईमान से और बेईमानियों से? तो ये बात डरने की नहीं है, ये बात उसूलों की है। इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल महोदय बेईमानी पे उतर आए हैं, पूरी दिल्ली इनकी बेईमानी देख रही है। और जो गुंडागर्दी की है, जो जानलेवा हमला हमारे भाई प्रवीण पे किया है, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हम कांग्रेस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना जानती है और इनके ही भाषा में इनका जवाब देना जानती है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि एमसीडी में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और कितना गिरोगे भाजपा वालों। चुनाव टाले, पीठासीन अधिकारी की गैर कानूनी नियुक्ति की और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना। अगर जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किस लिए? बता दें कि आपके नेता सदन मुकेश गोयल ने मनोनीत पार्षदों के शपथ लेने का मुद्दा उठाया था। मुकेश गोयल ने कहा कि 25 साल से इस सदन में कभी मनोनीत पार्षदों की शपथ पहले नहीं हुई। हालांकि इस दौरान बीजेपी के मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता और आप कैंडिडेट शैली ओबरॉय के मूक दर्शक बनकर हंगामा देखती रही। खबर बिहार से है, जहां कटिहार से जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर बनी सड़क उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गई। खबरों की माने तो कोढ़ा प्रखंड के मधुरा पंचायत में 2019 में करोड़ों की लागत से प्रधानमंत्री पक्की सड़क और पुलिया की आधारशिला रखी गई थी, जो अब उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गई है। वहीं जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने स्थानीय लोगों से इस पर बात की तो उन्होंने बताया कि सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसके कारण हमेशा यहाँ हादसे का खतरा बना रहता है। एक्के साल छो में नाम टूटी फूटी के रही गए, जाए में लोगों को दिक्कत होई छे। बढ़िया बनेते तो बढ़िया चलती है जी। पानी रहलो नहीं रहलो बात बरोबरे छे। यानी रोड बन के कोई फायदा नहीं छे। आरो दिक्कत हो गले, पानी झड़ी में गिरते बाल बच्चा कपार कान फूटी जेते। पुल जे बनाया अचार बल बरसा बरस करके किच सब ढह डूब गया। हम लोग चलते फिरते हैं, बाल बच्चा तक की साइकिल से गिर जाता है, ढनमना जाता है, गाड़ी छकड़ी नहीं चलता है। अखनी गाड़ी रुका हुआ है वहाँ पर, कौन तरह से जाएगा? एगो ठेला तक नहीं जाता है। ऐसा किया है ठेकेदार साहब ने। पूरा टूट करके ख़त्म हो गया है। हम लोग लोड गाड़ी जो रिक्स लगता है कि कहाँ जो पलटी कर जाएगा, और जब बैक होता है तो हम लोग संभाल भी नहीं सकेंगे। जितना खड़ा इतना ढाल तो पहले देना नहीं चाहिए। कैसा इंजीनियर था पता नहीं, है ना? इंजीनियर को दाद दिया जाए कैसे कैसे पास कर दिया। बात ऐसा है ना कि अब इंजीनियर साहब उस ज़माने में इसको जैसे कैसे रिपोर्टिंग दिए, कैसे टेंडर करवाए। एक तो पुल का ऊंचाई ज़्यादा हो गया और ढाल दोनों तरफ इतना न टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और रोड मान लिया जाए 2019 से लेकर इसका पुल का शिलान्यास किया गया बनाने के लिए, और पुल का निर्माण किया। अभी देखिए अब उद्घाटन कब हुआ नहीं हुआ तो हम नहीं बता सकेंगे, क्योंकि पुल तैयार हो गया, लोग आने जाना शुरू कर दिया है। और अभी पुल के दोनों मुंह पे इतना धस गया है कि मोटरसाइकिल वाला 2 दिन 3 दिन में गिर के मुँह कान छिला लेता है। पुल तो ठीक बना है, मगर दोनों साइड का ढलान जो बना है बहुत दिक्कत हो रहा है। लोड गाड़ी, हम लोग किसान आदमी हैं, आलू मकई जो भी उपजाते ले जाने चढ़ाने के टाइम लगता है गाड़ी आगे क्या जाएगा, गाड़ी पीछे खींचता है। इतना ही ज़्यादा ढलान ऊंचा कर दिया। लापरवाही किसकी? लापरवाही सरकार की लापरवाही है।
बिहार के जन वितरण प्रणाली दुकानदार 10 जनवरी तक हड़ताल पर है। वो वहीं किशनगंज में भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने भी प्रदर्शन करते हुए अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला पदाधिकारियों को सौंपा। मजबूरी हो, मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी। आज क्या डीलरों से ज़्यादा गरीब कोई होगा जो 90 पैसा किलो पर काम कर रहा है, जिसमें उसे चार्जिंग चाहिए, इलेक्ट्रिक कार्ड को चार्ज करना, बिजली बिल बढ़ चुका, सारा चीज़ महंगा हो गया, मगर हम 90 पैसे में सारा काम को कैसे अंजाम देंगे? हमारा वज़न ठीक नहीं आता है, वज़न के लिए धर्म कांटा नहीं लगा हुआ है कहीं पर, यह हमारा डिमांड है। हमें छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, हम बीमार नहीं पड़ते, हमें भी एक छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है साप्ताहिक घरों के कामों को करने के लिए, वो छुट्टी नहीं है। उस दिन हमें अगर जाँच करवाया जाए तो हम कहीं भी नहीं, हमें दौड़ के आना पड़ेगा, खाद्यान्न रहे ना रहे हमें दुकान खोलना पड़ेगा। ये भी हमारी एक मांग है। आप कह रहे हैं गरीबों को बहुत दिन से नहीं मिला, हम 18 महीने से हमारा अभी तक कोई कमीशन नहीं घुसा, हमने अपने निजी पॉकेट से नापने वाले को भाड़ा दिया। आज क्या डीलरों से ज्यादा। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में निवेश लाने और प्रदेश को $1 ट्रिलियन वाला राज्य बनाने के लिए मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने बैंकिंग, वित्त और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात कर उन्हें यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया ने इस बीच हीरानंदानी समूह के CEO दर्शन हीरानंदानी से बातचीत की और यूपी में निवेश को लेकर उनकी राय जानी। हीरानंदानी जी जो कि इन्वेस्टर है, हम उनसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आश्वासन आप लोगों को दिया है, वो कौन सी नए तौर पर इस नए साल में आप देख रहे हो उद्योग के तौर पर यूपी में इन्वेस्ट करने के? यूपी में हमने कोविड के टाइम में इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया था और मैं कहता हूँ कि ये जो मैजिक शो होता है उस तरीके से हुआ है, क्योंकि हमने सोचा हम इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा आगे बढ़े, उनके यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और भी बढ़े, एंड वो पहला निवेश खत्म होकर लाइव हो गया है। हम चाह रहे हैं कि अभी यूपी में हम और भी इन्वेस्टमेंट्स करें, उनके पॉलिसीज और भी ट्रांसफॉर्म हो गए और भी इंटरेस्टिंग है, और मैं सबको कह रहा हूँ कि यूपी का इकोसिस्टम बिल्कुल ही देश का नंबर 1 इकोसिस्टम है। जैसे कि आपने इन्वेस्ट किया है, आप एक ऑलरेडी इन्वेस्टर है, तो किस तौर पर चेंजेस आपने यूपी में देखे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आने के बाद? तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2020 के पहले यूपी में कभी इन्वेस्ट किया नहीं था, लेकिन हम यूपी के बारे में सिर्फ सुनते थे कि वहाँ करप्शन और गुंडागर्दी बहुत है, लेकिन 2020 में जिस दिन से हमने वहाँ इन्वेस्ट किया है, मैंने ना ही करप्शन देखा है ना ही गुंडाराज देखा है। दूसरी बात है कि वहाँ कस्टमर रिस्पॉन्स जो हमने हमारे प्रोजेक्ट का देखा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बनाना भी है और हमें उसे बेचना भी है, तो कस्टमर रिस्पॉन्स जो हमने देखा है यूपी में बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इट इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस। पटियाला सांसद के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने रोष मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपकर जल्द उन मांगों को पूरा करने की मांग की है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की माने तो उन्हें पिछले 6 महीने से मान भत्ता नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने बताया कि पटियाला के सांसद के साथ 11 जनवरी को उनकी मीटिंग है, जिसमें वो खुलकर अपनी मांगें रखेंगे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन पंजाब के सूबाई आगू के तौर पर अज मैं रिप्रजेंट कर रही हाँ, क्योंकि वैसे तो मैं आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन की स्टेट कैशियर हाँ सूबाई। तो अज असी जोड़ा प्रोग्राम है समूह स्कीम वर्कर जोड़े ने वो अज मिल के असी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं उन्होंने वालों जोड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ ही अज जोड़ा रिप्रजेंट कर रही हाँ। अज की मंगां नूं लेके ते आपां कित्थे घराव करन लई आए हैं? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ पूरे हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 जनवरी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
अब खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां कुछ चोरों के ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान की तिजोरी तोड़कर उनमें रखे कैश और गहने के लेकर फरार हो गए हैं। खबरों की माने तो चोरों ने करीब 60 लाख रुपए कैश और लाखों के गहनों पर चोरी की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं सुबह मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में 5 नई बसें 5 नए रूट पर चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी लाभ मिल रहा है। रोडवेज विभाग के जीएम लेखराज ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले यह रूट पर कोई बस नहीं थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं नई बसों के परिचालन से यात्री भी काफी खुश नजर आए। हमने पिछले 2 महीने से एक तो खाटू श्याम गाड़ी चलाई थी, जो कि हमारी NIT बस स्टैंड फरीदाबाद को टच होते हुए जाती है, और एक हमने और NIT फरीदाबाद से भी गाड़ी टच की है बालाजी वाली, और एक हमने सवारियों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में 4 गाड़ियां और नई चलाई हैं, जो कि दोपहर को यहां से जाके रिवाड़ी, झज्जर और दादरी और बहादुरगढ़ जो ये नाइट किया करेंगी गाड़ियां, और वो सुबह वो आया करेंगी शाम को, ताकि यात्रियों को सुविधा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।